आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है ऐतिहासिक स्मारक। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। ऐतिहासिक स्मारक। छुट्टी के दिन सरताज, सना और जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। सना ने शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया था। हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। सरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना इसमें 10,000 से अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र ने विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। जैनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आकर पढ़े तथा पढ़ाए। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। गाइड ने बताया, इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधी, रत्नरंजक तथा रत्नसागर। सरताज, सना और जैनब के पापा ने भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। आइए अब प्रश्नों को देखें। विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय था। आइए अगले प्रश्न को देखें। यह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा, यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इस विश्वविद्यालय में कहां कहां से छात्र आते थे? तो इसका उत्तर होगा, इस विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय के भवन कैसे थे? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है। विश्वविद्यालय चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। इसके पुस्तकालय के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। पुस्तकालय 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधी, रत्नरंजक तथा रत्नसागर। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी बच्चों को किन किन स्रोतों से मिली? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी बच्चों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ने से एवं विश्वविद्यालय में लगी सूचना पट्टी पढ़ने से मिली। जानकारी के स्रोत और क्या क्या हो सकते हैं? अपने साथियों एवं शिक्षक से चर्चा कर लिखिए। तो आइए लिखते हैं। 1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिखे बोर्ड। 2. पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक। 3. विदेशी यात्रियों के विवरण। 4. अभिलेख, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि। 5. पर्यटक गाइड का मौखिक प्रसारण। आइए आगे बढ़ते हैं। इन स्रोतों से जानकारी लेना हो तो क्या करेंगे? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 1. सिर्फ लिख लेंगे। 2. सिर्फ पढ़ लेंगे। 3. पहले पढ़ेंगे फिर लिख लेंगे और चर्चा करेंगे। 4. पढ़कर चर्चा करेंगे।
मगर लिखेंगे नहीं। तो तीसरा विकल्प सबसे उपयुक्त है, पहले पढ़ेंगे फिर लिख लेंगे और चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। उपर्युक्त में से आपने कौन सा विकल्प चुना और क्यों? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। उपर्युक्त में से मैंने तीसरा विकल्प चुना, क्योंकि पढ़ने के बाद किसी विषय को लिख लेने से, फिर उसके बारे में चर्चा कर लेने से वह बात लंबी अवधि तक हमारे स्मरण में बनी रहती है। बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के बारे में लिखिए। तो आइए लिखते हैं। बिहार की राजधानी पटना के कुछ ऐतिहासिक स्मारक इस प्रकार हैं। पहला, गोलघर। गोलघर एक विशाल संरचना है जो पटना की प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित है। इसका निर्माण 1770 ईस्वी में इस क्षेत्र में आए अकाल के बाद अंग्रेजों के द्वारा गोदाम के रूप में अन्न भंडारण के लिए करवाया गया था। 2. शहीद स्मारक। यह स्मारक उन 7 शहीदों की याद में बनवाया गया था जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में विधानसभा पर तिरंगा फहराया था और अपनी जान की कुर्बानी दी थी। यह पटना के मुख्य आकर्षण में से एक है। 3. गांधी संग्रहालय। गोलघर के सामने स्थित गांधी संग्रहालय में गांधी जी की स्मृतियों से जुड़ी चीजों को देखा जा सकता है। इसमें गांधी जी के पूरे जीवन को चित्रों एवं मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। 4. तख्त श्री हरि मंदिर जी। गुरुद्वारा तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। सिख आस्था से जुड़ा यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। 5. पटन देवी। पटन देवी एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। इसे मां पटनेश्वरी भी कहते हैं। यह मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। सालों भर यहां श्रद्धालु आते रहते हैं। 6. पत्थर की मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने करवाया था। यह प्राचीन मस्जिद स्थानीय लोगों में काफी प्रसिद्ध है। आपने कभी कोई दर्शनीय स्थल देखा हो तो उसके बारे में लिखिए। तो आइए लिखते हैं। मैंने पिछले वर्ष की गर्मी की छुट्टियों में विक्रमशिला का भ्रमण किया था। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। अगर आपने किसी और दर्शनीय स्थल का भ्रमण किया है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है? तो आइए देखते हैं। दर्शनीय स्थल कहाँ है? जल मंदिर। जल मंदिर है पावापुरी नालंदा में। महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर है बोधगया में। देव सूर्य मंदिर। देव सूर्य मंदिर है औरंगाबाद में। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय है नालंदा में। मलिक बया का मकबरा। मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में। गोलघर। गोलघर है पटना में। आइए अगले प्रश्न को देखें। अपने शिक्षक से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आइए देखते हैं। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 तक प्राचीन भारत में था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कैसे संभव है? शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखिए। तो आइए लिखते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण निम्नलिखित तरीके से संभव है। 1. ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाए। 2. टूटे फूटे चीजों की मरम्मत की जाए। 3. संरक्षित दीवारों की पुनः रंगाई पुताई कराई जाए। 4. बहुमूल्य चीजों को सुरक्षित रखा जाए तथा आसपास सफाई रखी जाए। 5. अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे क्षतिग्रस्त करने से बचाया जाए। आइए अगले प्रश्न को देखें। आपके आसपास के किसी भी स्मारक, पुराने या नए भवन के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पर हमने गोलघर के बारे में जानकारी एकत्रित की है। तो आइए देखते हैं। 1. वह भवन या स्मारक कब बना था? तो
तो यह भवन बना था 20 जुलाई 1786 ईस्वी को। 2. उसे किसने बनवाया? तो यह भवन बनवाया गया था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 3. वह किन किन सामग्रियों से बना हुआ है? गोल घर की दीवारें 3.6 मीटर मोटी हैं। इसे बनाने में ईंट का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके शिखर पर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। 4. वह भवन या स्मारक किस उद्देश्य से बनाया गया होगा? तो इसका उत्तर है, यह भवन अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। क्या आप जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोआ तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।